हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन अश्री पौड़ी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती स्पेशल पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। फ्रेंड्स, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखा करिए तो पेन कापी लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर? ध्यान देखिए दोस्तों, त्वरण अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए कि त्वरण किसे कहते हैं, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, तो आपका जवाब बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत टाइम लगा है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। यानी कि दोस्तों, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मात्रक पर मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया, तो आप लोग मेरे चैनल में जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर बनाता रहूँगा तो आप लोग बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक, तो आप लोग कृपया करके सारे वीडियो देखिए, और साइंस के जितने भी वीडियो हैं तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? यहाँ दोस्तों, अब देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए, आप लोग स्वयं देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को लिख लीजिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, त्वरण। जिस ऑप्शन में त्वरण रहेगा वो राइट रहेगा कि नहीं, है कि नहीं? अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ गया, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, त्वरण कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है जितने भी क्वेश्चन, उसका आंसर उसको आप नोट करते जाइएगा, एक्स्ट्रा जो बोलता हूँ उसको भी नोट करिए। क्लियर? अगर आपसे देखिए, आप ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक, त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है क्या होता है, त्वरण का मात्रक यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, त्वरण कैसा राशि है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो फ्रेंड्स आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, त्वरण एक सदिश राशि है। क्लियर? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो पॉइंट है, त्वरण, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। इस प्रकार क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, यकीन मानिए क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे प्रकार से बैठ जाएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ध्वनिकी यानी कि एकॉस्टिक्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्वनिकी किसे कहते हैं, ध्वनिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज द एकॉस्टिक्स, तो देखिए दोस्तों, आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, ध्वनिकी भौतिकी की वह शाखा है, ध्वनिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों के प्रयोग व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है, ध्वनिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों के प्रयोग व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, अब जैसे दिया आपको स्क्रीन पर दिया है ऐसे तो आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ध्वनिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ध्वनि तरंगों के प्रयोग व उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ध्वनिकी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थिति प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है। इसे प्रायः कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर ये बताइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? अब देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, परमाणु संख्या। क्लियर?
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बार, BAR यानी कि बार। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो पॉइंट है, बार दाब मापने की इकाई है। बार दाब मापने की इकाई है। एक बार 10 की घाते 5 यानी कि 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पे कहने का मतलब है बार दाब मापने की इकाई है और एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, यानी कि 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। क्लियर। तो स्क्रीन पे तो बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप लोग जो है मतलब अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा। इधर उधर से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो भूल मत जाइएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दाब मापने की इकाई क्या है, दाब मापने की इकाई क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बार। क्लियर। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर कितना होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 10 की घाते 5 पास्कल। आप इतना याद कर लीजिए, एक बार बराबर 10 की घाते 5 पास्कल। क्लियर। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बार दाब मापने की इकाई है। एक बार 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार किसके बराबर होता है? 10 की घाते 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर किसे कहते हैं? व्हाट इज द कैलोरी मीटर? तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब, इसका उत्तर दोस्तों, इसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है। इसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है। क्लियर। इतना तो आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन इस प्रकार बन जाए, इसको भी आप नोट कर लीजिए, किसके द्वारा, किसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है, किसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है, तो जिस ऑप्शन में कैलोरी मीटर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तो किसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है, ये क्वेश्चन बन गया, तो आपका आंसर, आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? कैलोरी मीटर। क्लियर। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको भी नोट कर लीजिए, और जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोलता हूँ कि किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक। किसके द्वारा तापीय ऊष्मा की गणना की जाती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कैलोरी मीटर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कैंडिला, कैंडिला। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें पॉइंट क्या बनेगा कि कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। यहाँ देखिए दोस्तों, ज्योति तीव्रता का जो इंग्लिश होता है वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट्स क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कैंडिला। मेरे कहने का मतलब है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कैंडिला। तो आप लोग नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कैंडिला। क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, कैंडिला किसका मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखिए एक पॉइंट में 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है, और कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। आप जो है क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उसको रट डालिए, और जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करके रट डालिए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखिए व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब, आप उत्तर बहुत ही आसान भाषा में मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। या देखिए दोस्तों, वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्लियर। और यहाँ ये भी नोट करिए, अपकेंद्रीय बल को छदम बल भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अपकेंद्रीय बल को छदम बल भी कहते हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया अपकेंद्रीय बल को और कौन सा बल कहा जाता है, तो जिस ऑप्शन में छदम बल रहेगा वो आपका ऑप्शन राइट होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अपकेंद्रीय बल को छदम बल भी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, और इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों अपकेंद्रीय बल। क्लियर। तो
तो उल्टा ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग दोनों प्रकार से, जिस प्रकार स्क्रीन पे दिख रहा है उसको तो नोट कर लीजिए, और जिस प्रकार मैं बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप केंद्रीय बल किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यहाँ ये भी मैंने लिखाया है कि अपकेंद्रीय बल को छदम बल भी कहते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैंने क्या लिखा है, वृत्ताकार मार्ग में घूमती हुई वस्तु पर केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ये प्रश्न है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चालक यानी कि कंडक्टर, चालक किसे कहते हैं, व्हाट इज द कंडक्टर। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। चालक वे पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। अब देखिए स्क्रीन पे तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए और उसका आंसर भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, चालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होता है, तो क्या कहलाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, किससे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चालक। क्या होगा दोस्तों, चालक। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चालक। तो बताइए, क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे मैंने आपको बताया, तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके। तो यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, चालक वे पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, कंडक्टर। ओके। और मैंने क्या बताया, वह कौन सा पदार्थ है जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, चालक ही तो होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। डायोड, व्हाट इज द डायोड, डायोड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड व प्लेट होते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके धारा प्रवाहित की जाती है। क्लियर। तो डायोड का जो डिफिनीशन है, जो इसमें पॉइंट है, जिस प्रकार स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप लोग नोट करते जाइए। और देखिए एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कौन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, क्वेश्चन लिखते जाइए, कौन सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड व प्लेट होते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, डायोड। क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन लिख लिए, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके धारा प्रवाहित की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके धारा प्रवाहित की जाती है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा डायोड। क्लियर। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, डायोड, व्हाट इज द डायोड, डायोड किसे कहते हैं। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, डायोड एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड व प्लेट होते हैं। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके धारा प्रवाहित की जाती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। तो व्हाट इज द डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, दिष्ट धारा वह धारा है, दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है तथा जिसका परिमाण नियत रहता है। क्लियर। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे बन जाएगा, देखिए इसी पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको तो आप नोट कर लीजिए, इसी पे क्वेश्चन 1 से 2 और बन जाएंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर ये पूछ लिया जाए, दिष्ट धारा वह धारा है, दिष्ट धारा वह धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है तथा जिसका परिमाण नियत रहता है। ये तो दिष्ट धारा का डिफिनेशन हो गया। अगर ऐसे पूछ लिया जाए, ऐसी कौन सी धारा है, प्रश्न लिखिए आप लोग, ऐसी कौन सा धारा है जो सदैव एक ही दिशा में बहती है तथा जिसका परिमाण नियत रहता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, दिष्ट धारा। है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा धारा है जो सदैव एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बहती है तथा जिसका परिमाण नियत रहता है, मतलब समान रहता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, दिष्ट धारा। तो स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको तो आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग उसको नोट करते जाइए कि जब आपका जो है एक बढ़िया सा जो है फेयर तैयार हो जाएगा तो उसको पढ़िए और रटिए। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ चक्कर लगाते हैं दोस्तों? परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन कैसा मूल कण है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण है। तो क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको तो आप लोग नोट कर लिए हैं, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन कैसा मूल कण है, इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन कैसा मूल कण है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित मूल कण है। क्लियर? अब देखिए अगर एक क्वेश्चन और बन गया, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कौन परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल, यानी कि फोर्स। फोर्स, FORC। क्लियर? अब देखिए बल किसे कहते हैं? व्हाट इज द फोर्स? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बल वह क्रिया है, बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु को स्थिर अथवा एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, व्हाट इज द फोर्स? बल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु को स्थिर अथवा एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है। क्लियर? स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको तो आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए। अब मैं जो इसी पे एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो किसी वस्तु को स्थिर अथवा एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बल। जिस ऑप्शन में बल रहेगा दैट इज राइट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लीजिए। ऐसी कौन सी क्रिया है जो किसी वस्तु को स्थिर अथवा एक समान गति की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखती है? वो क्या है दोस्तों? वो कौन सी क्रिया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बल, यानी कि फोर्स। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? आवृत्ति किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कोई दोलन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूरे करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहलाती है, या आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कोई दोलन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूरे करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोई दोलन करती हुई वस्तु एक सेकंड में जितने दोलन पूरे करती है उसे उस वस्तु की क्या कहलाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी। व्हाट इज द ग्रेविटी? गुरुत्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा गुरुत्व वह आकर्षण बल है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। क्लियर? तो 2 से 3 बार आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लीजिए, आंसर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वह आकर्षण बल कौन सा है? वह आकर्षण बल कौन सा है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है? वह आकर्षण बल कौन सा है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? यह प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर, इसका जवाब, इसका उत्तर क्या होगा? गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी। यह भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए, आकर्षण बल वह आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या कहलाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ऊष्मा, यानी कि हीट। व्हाट इज द हीट? ऊष्मा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। क्लियर? अब देखिए
एक क्वेश्चन और बनेगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? ऊर्जा। जिस ऑप्शन में ऊर्जा रहेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। क्लियर? अब देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और बन जाएगा। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होती है, क्या कहलाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऊष्मा। क्या होगा दोस्तों? ऊष्मा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जड़त्व यानी कि इनर्शिया। व्हाट इज द इनर्शिया? जड़त्व किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिमान है, तो वह अपनी उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, यानी कि जड़त्व कहते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने जड़त्व यानी कि इनर्शिया का डिफिनेशन लिख दिया हूँ, तो इसको आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। एक बार आइए फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द इनर्शिया? जड़त्व किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, यदि कोई वस्तु स्थिर है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिमान है, तो वह अपनी उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। केल्विन। व्हाट इज द केल्विन? केल्विन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, ऊष्मागतिकी में ताप को केल्विन में मापते हैं। ऊष्मागतिकी में ताप को केल्विन में मापते हैं। 0 डिग्री केल्विन प्रकृति में पाया जाने वाला न्यूनतम ताप है। क्लियर? तो स्क्रीन पे बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख दिया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए एक दो क्वेश्चन बन जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी में ताप किस में मापते हैं? ऊष्मागतिकी में ताप को और किस में मापते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर को दोस्तों केल्विन में मापते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए दोस्तों। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब एक दो क्वेश्चन और बन जाएंगे। देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो गतिज ऊर्जा का डिफिनीशन दे दिया जाएगा प्रश्न में, और वहाँ पूछेगा इसे क्या कहते हैं। तो जिस ऑप्शन में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों गतिज ऊर्जा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चुंबक यानी कि मैग्नेटिक। अब देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मैग्नेटिक? चुंबक किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, चुंबक वह पदार्थ है जिनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों? आकर्षण का गुण पाया जाता है, तथा जो स्वतंत्रतापूर्वक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किस दिशा में ठहरता है चुंबक? उत्तर दक्षिण। अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? उत्तर दक्षिण। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बनेगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वह कौन सा पदार्थ है जिनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है तथा जो स्वतंत्रतापूर्वक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए इसका जवाब, इसका उत्तर होगा दोस्तों चुंबक यानी कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक या मैग्नेट। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, या व्हाट इज द मास नंबर? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्लियर? तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वैसे तो आप इसको नोट कर लीजिए, लेकिन एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अणु यानी कि मॉलिक्यूल।
व्हाट इज द मॉलिक्यूल, अणु किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है दोस्तों? अणु कहलाता है। क्लियर? क्या कहलाता है? एक बार फिर पढ़ लीजिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूल, अणु किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। देखिए यहाँ पे वह सूक्ष्मतम, या मतलब छोटे से छोटे, स्क्रीन पे अगर लिखा होगा छोटे से छोटे तो आप उसको सूक्ष्मतम भी लिख सकते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शक्ति यानी कि पावर। अब देखिए व्हाट इज द पावर, शक्ति किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति यानी कि पावर कहते हैं। इसका मात्रक वाट है। क्लियर? तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको तो आप अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए, अच्छे प्रकार से 2-3 बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए उत्तर सहित। तो लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों शक्ति यानी कि पावर। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए शक्ति। शक्ति का मात्रक यानी कि पावर का यूनिट क्या होगा? शक्ति का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन लिखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाब यानी कि प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, दाब किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्लियर? अब देखिए मैं एक्स्ट्रा जो बताने जा रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा प्रेशर यानी कि दाब। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चाल यानी कि स्पीड। अब देखिए व्हाट इज द स्पीड, चाल किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं यानी कि स्पीड कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ, व्हाट इज द स्पीड, चाल किसे कहते हैं? तो हमारा जवाब, हमारा उत्तर हो दोस्तों किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा चाल यानी कि स्पीड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ताप यानी कि टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर, ताप किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा किसी वस्तु का ताप उसके ठंडेपन अथवा गर्माहट को प्रदर्शित करता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, किसी वस्तु का ताप उसके ठंडेपन अथवा गर्माहट को प्रदर्शित करता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे नहीं दिखेगा तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा हेडिंग है ताप यानी कि टेम्परेचर। आंसर मैंने बता दिया है। ऐसे ही 8 से 10 पॉइंट मैं लिखाऊंगा तो आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा। क्या होगा दोस्तों? गुप्त ऊष्मा। इसका इंग्लिश होगा दोस्तों लेटेंट हीट। क्लियर? अब देखिए इसका जवाब, इसका उत्तर होगा अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्लियर? यह ऊष्मा पदार्थ के माप को नहीं बढ़ाती है। नोट करते जाइए। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, गुप्त ऊष्मा यानी कि व्हाट इज द लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ऊष्मा पदार्थ के माप को नहीं बढ़ाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए दोस्तों, संवेग। क्या हो दोस्तों? संवेग। इसका इंग्लिश होगा दोस्तों मोमेंटम। नोट कर लिए। अब देखिए इसका जवाब, इसका उत्तर लिख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब देखिए इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में और कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आपको मालूम ही होगा क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग यानी कि मोमेंटम। क्लियर? अब देखिए एक पॉइंट और लिखिए, न्यूटन।
न्यूटन की इकाई क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन की इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि न्यूटन जो है बल की इकाई है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए बल की इकाई क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? न्यूटन। क्लियर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? ओम। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओम जो है किसकी इकाई है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन विद आंसर नोट करते जा रहे होंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है पास्कल। ये सब मैं यूनिट यानी कि मात्रक वाला वीडियो मैंने अलग से बनाया है, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ बता दे रहा हूँ, तो इसको भी आप लोग नोट करते जाइए। पास्कल। अब देखिए पास्कल जो है किसकी इकाई है? तो हम जानते हैं पास्कल दाब मापने की इकाई है। पास्कल दाब मापने की इकाई है। तो पहला जो क्वेश्चन है 1 इंच। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर? आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1 फुट। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? या फिर प्रश्न ऐसे भी बनेगा 1 फुट कितने मीटर के बराबर होते हैं? फ्रेंड्स, मैं जितना भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइए। मेरे कहने का मतलब है प्रतियोगी परीक्षाओं में फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा उसको भी नोट करते जाइएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं या 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 0.30 मीटर। 1 फुट 0.3 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 गज में कितने मीटर होते हैं? 1 गज में कितने मीटर होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन बनेगा 1 गज कितने मीटर के बराबर होता है? क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे जो आपको लोगों को दिख रहा है उसको तो नोट करते जाइए, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते जाइए। 1 गज में कितने मीटर होते हैं, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा 1 गज कितने मीटर के बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 गज में 0.91 मीटर होता है। कहने का मतलब है 0.91 मीटर। क्लियर? 1 गज बराबर होता है 0.91 मीटर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 1 गज में कितने मीटर होते हैं? तो 1 गज में 0.91 मीटर होता है। क्लियर? ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को प्रतियोगी परीक्षाओं में, कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, तो आप लोग जो है भूल मत जाइएगा। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर ऐसे पूछेगा कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1.60 किलोमीटर, 1.60 किलोमीटर। 1 मील 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 फैदम में कितने मीटर होते हैं? 1 फैदम में कितने मीटर होते हैं? या फिर ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में कि 1 फैदम कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 फैदम कितने मीटर के बराबर होता है? दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1.8 मीटर, 1.8 मीटर के बराबर होता है। 1 फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 चेन में कितने मीटर होते हैं? 1 चेन में कितने मीटर होते हैं? या फिर ऐसे प्रश्न बनेगा 1 चेन कितने मीटर के बराबर होता है? क्लियर? देखिए दोनों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको भी नोट करिए, और जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उसको भी नोट करिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, 1 चेन में कितने मीटर होते हैं या 1 चेन कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 20.11 मीटर, 20.11 मीटर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1 नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 नाटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? यह प्रश्न ऐसे बनेगा 1 नाटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 1 नाटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। कहने का मतलब है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप एक बार फिर से इसको पढ़ लीजिए, 1 नाटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? या ऐसे भी पढ़ लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? क्लियर? देखिए यहाँ पे आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10। कहने का मतलब है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर? तो देखिए एक बार फिर पढ़िए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है, या 10 की पावर -10 मीटर होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1
लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझिए, अच्छे प्रकार से पढ़िए। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, या ऐसे बनेगा 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब क्या हुआ दोस्तों, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1 औंस में कितने ग्राम होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 28 ग्राम। 1 औंस बराबर 28 ग्राम होता है, या 1 औंस कितने के बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है, 28 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितने किलोग्राम होता है, या 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 0.45 किलोग्राम। 0.45 किलोग्राम या 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड बराबर 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। क्लियर। अच्छे प्रकार से नोट करते जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, या एक डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों एक डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। क्वेश्चन को समझिए। एक डाइन बराबर होता है 10 की घात -5। यहाँ देखिए जो पावर होगा, जो घात होगा -5 होगा। 10 की घात -5 न्यूटन, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। एक डाइन 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 फुट में कितना इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच होता है, या ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। 12 इंच के बराबर होता है। क्लियर। 1 फुट 12 या 12 इंच के बराबर होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1 गज बराबर कितना फीट होता है। 1 गज बराबर कितना फीट होता है। देखिए जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है वैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। लिखावट भी एकदम, लिखावट में शुद्धता है, कहीं भी कोई करेक्शन नहीं है। जहाँ कुछ करेक्शन होगा वहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर। तो यहाँ देखिए 1 गज बराबर कितना फीट होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 3 फीट। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 10 की पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होता है। या इसको गुणा करके देखिए 10 को 3 बार गुणा करके 10 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मेगामीटर में कितने मीटर होता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मेगामीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 10 की पावर 6 मीटर। 10 की घाते 6 मीटर। 1 मेगामीटर में 10 की घाते 6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। एक बार फिर से पढ़िए। 1 मीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होता है, या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है, या ऐसे भी आप बता सकते हैं 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर के बराबर होता है। 10 की घाते -3 के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों 1 माइक्रोन 10 की घाते -6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक बार फिर पढ़िए। 1 माइक्रोन 10 की घाते -6 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 नैनोमीटर 10 की घाते -9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बता दे रहा हूँ, तो आप लोग जिस तरह समझ में आ रहा है वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 10 की घाते -9 मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1 फर्मी 10 की घाते -15 मीटर के बराबर होता है। यहाँ देखिए घात हमारा नेगेटिव है। 10 की पावर
15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी 10⁻⁻15 10⁻⁻15 के मीटर के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछता है वैसे ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों जे थॉमसन। बट एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, लेकिन किस वर्ष किया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1897 में किया था। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। यहाँ पे एक बार फिर मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आंसर आपका दिमाग डायरेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों रदरफोर्ड ने किया है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किस वर्ष किया, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों 1919 में किया था। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और नोट करिए। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया किस वर्ष, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों 1932। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किस वर्ष किया, तो 1932, दैट इज राइट आंसर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों जॉन डाल्टन ने किया है। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया है। अब देखिए परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किस वर्ष किया, तो इसको आप नोट कर लीजिए 1808 में किया था। क्लियर। 1808 में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। परमाणु बम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों ऑटो हान। इसको नोट कर लीजिए। परमाणु बम की खोज जो वैज्ञानिक है उनका नाम है ऑटो हान। बट एक क्वेश्चन और बनेगा कि परमाणु बम की खोज ऑटो हान किस वर्ष किया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए 1941 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। परमाणु संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, तो आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखा करिए तो पेन कापी लेके बैठिए और स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखे उसको आप लोग नोट करिए। देखिए आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों नील बोहर व रदरफोर्ड। बट इन्होंने किस वर्ष किया, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए 1913 में किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। गति विषयक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों न्यूटन। गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने किया है। अब देखिए गति विषयक नियम की खोज न्यूटन ने किया किस वर्ष, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों 1687 में किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिविता, एक्टिव या एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों हेनरी बेकरल ने किया है। रेडियो एक्टिविता की खोज के जो वैज्ञानिक उनका नाम है वो है हेनरी बेकरल। किस वर्ष, तो उसको नोट कर लीजिए 1896 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया है, लेकिन किस वर्ष किया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए 1898 में किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत की खोज किया है। किस वर्ष किया, तो इसको आप नोट कर लीजिए 1905 में किया है। 1905 में इन्होंने खोज किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर दोस्तों माइकल फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने किया है। किस वर्ष किया है, इसको नोट कर लीजिए 1831 में किया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों सीवी रमन। किस वर्ष किया, 1928 में। क्लियर। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन वैज्ञानिक ने किया किस वर्ष, 1928 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, एक्स किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। एक्स किरणें की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो आपका जवाब आपका उत्तर होगा दोस्तों विल्हेम
विल्हेम रॉन्जन ने किया था। किस वर्ष किया था इसको भी नोट कर लीजिए, 1895 में किया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों GS ओम। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज GS ओम वैज्ञानिक ने किया है। नोट कर लीजिए। अब देखिए जो मैं एक्स्ट्रा बोला उसको भी नोट कर लिए। विद्युत प्रतिरोध के नियम की खोज GS ओम वैज्ञानिक ने किस वर्ष किया है? तो इसका जवाब, इसका उत्तर है दोस्तों 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैरने के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तैरने के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों आर्किमिडीज। तैरने के नियम की खोज आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने किया है। किस वर्ष किया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों 1827। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? क्वांटम सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर को दोस्तों मैक्स प्लांक वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत की खोज किया है। किस वर्ष किया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1900। इसको आप नोट कर लिया करिए जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन। इसको नोट कर लिया करिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया है। क्लियर। किस वर्ष किया है? तो इसका आंसर हो दोस्तों 1905। जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ उसको भी आप नोट कर लिया करिए, मतलब किस वर्ष? तो 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। आवर्त सारणी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों मैंडलीफ वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी की खोज किया है। किस वर्ष किया है? 1869 में आवर्त सारणी की खोज मैंडलीफ वैज्ञानिक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायोड बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों सर JS फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने डायोड बल्ब की खोज की है। किस वर्ष किया है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1904। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायोड बल्ब की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो यहाँ देखिए आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों लीडे फॉरेस्ट वैज्ञानिक ने ट्रायोड बल्ब की खोज किया है। अब यहाँ देखिए ट्रायोड बल्ब की खोज लीडे फॉरेस्ट किस वर्ष किया है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 1906 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। डायनामाइट की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो देखिए यहाँ पे आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज किया है। अब यहाँ देखिए डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने किस वर्ष किया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों 1867। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वैज्ञानिक उपकरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ देखिए पहला जो प्रश्न है, अल्टीमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। क्लियर। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो आप लोग आंसर जो है नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीटर का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों इसका उपयोग एम्पियर्स में विद्युत धारा को नापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एम्पियर्स में विद्युत धारा को नापने में किया जाता है। किसका दोस्तों? आमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप इसका लिख लीजिए अच्छे प्रकार से। इसका उपयोग एम्पियर्स में विद्युत धारा को नापने के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। मतलब हवा की शक्ति तथा गति को कौन सा उपकरण मापता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों एनीमोमीटर। क्लियर। तो जिस प्रकार क्वेश्चन बनेगा जो है तो वैसे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर का उपयोग किसमें होता है? ऑडियोमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता नापने के काम में आता है। यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता नापने के काम में आता है। क्लियर। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता नापने के काम में आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बैरोमीटर का उपयोग किसमें होता है?
बैरोमीटर का उपयोग किस में होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, बैरोमीटर उपकरण वायु दाब नापने के काम में आता है। अगर आ गया प्रश्न जो है एग्जाम में कि वायु दाब नापने के काम में कौन सा उपकरण है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों बैरोमीटर। तो जिस प्रकार क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछे तो आप लोग आंसर बता दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का उपयोग किस में होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, यह उपकरण दूर की वस्तुओं देखने के काम में आता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया कि कौन सा उपकरण दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बाइनोक्यूलर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैलिपर्स का उपयोग किस में होता है? कैलिपर्स का उपयोग किस में होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास नापे जाते हैं। क्लियर। तथा इससे वस्तु की मोटाई भी नापी जाती है। क्लियर। कैलिपर्स का जो उपयोग है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए, इसका जो उपयोग है, यह उपकरण तांबे का बना होता है। यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। क्लियर। कैलोरीमीटर उपकरण का उपयोग क्या है? यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम का उपयोग किसमें है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किस उपकरण द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, कार्डियोग्राम। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है। इससे सही समय का पता लगता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, इस उपग्रह का प्रयोग संचार व्यवस्था में किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है डायनमो। डायनमो का उपयोग किसमें होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर आपसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए कि कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, डायनमो। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा यंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, डायनमो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है डायनमोमीटर। डायनमोमीटर। अब देखिए, इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न जैसे लिखा हुआ है डायनोमीटर, तो इसका जवाब होगा इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। बट अगर प्रश्न ऐसे आ जाए किस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, डायनमोमीटर। डायनमोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है फायदोमीटर। फायदोमीटर। अब देखिए, यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, फायदोमीटर। फायदोमीटर यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर। देखिए, जो टॉपिक्स आपको स्क्रिप्ट नहीं दिखेगा उसको मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा और उसका आंसर भी, और जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा वैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा। क्या देखिए दोस्तों, गैलोनोमीटर। देखिए, इस यंत्र का उपयोग लिखते जाइए, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। क्लियर। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि किस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा का दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, गैलोनोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप। अब देखिए, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात की जाती है। देखिए, जो हेडिंग है वो क्या है दोस्तों, गायरोस्कोप। डैश करके लिखिए, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है। क्लियर। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, गायरोस्कोप। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप नोट करिए, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर।
डैश करके लिखिए। इस यंत्र के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्लियर। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस यंत्र के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा, हाइड्रोमीटर, है कि नहीं। देखिए आपको मैं आगे हेडिंग लिखवाता हूँ और डैश करके आप लोग लिखिए, फिर क्वेश्चन जैसे मैं बोलता हूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये हमारा हेडिंग है। अब डैश करके लिखिए, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों हाइग्रोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्क्रू गेज हेडिंग है, इसको आप लोग नोट करिए। स्क्रू गेज डैश करके लिखिए, इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब देखिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे आ गया कि किसका प्रयोग बारीक तारों को व्यास नापने के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों स्क्रू गेज। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन डैश करके लिखिए आप लोग, इस उपकरण की सहायता से ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से समझ लीजिए और लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। या देखिए किस उपकरण की सहायता से ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, माइक्रोफोन। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मैनोमीटर। मैनोमीटर डैश करके लिखिए, गैस का दाब ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मैनोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर तो डैश करके लिखिए, यह एक प्रकार का पैमाना है। यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आ जाए, किसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, माइक्रोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर डैश करके लिखिए, यह पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम में आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ओडोमीटर यह पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम में आता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे बन जाएगा, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने के काम में क्या आता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, ओडोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप डैश करके लिखिए दोस्तों, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला यह ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर का दृश्य को देखा जा सकता है। अब ये बताइए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया किसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर का दृश्य को देखा जा सकता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, पेरिस्कोप। क्लियर। आइए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फोनोग्राफ। फोनोग्राफ डैश करके लिखिए दोस्तों, यह उपकरण ध्वनि लेखन के काम में आता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन बन गया कौन सा उपकरण ध्वनि लेखन के काम में आता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, फोनोग्राफ। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है रडार। रडार डैश करके लिखिए दोस्तों, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ अब देखिए डैश करके लिखिए, यह भूकंप को पता लगाने वाला उपकरण है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ गया कौन सा उपकरण भूकंप का पता लगाने वाला है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सैटेलाइट। सैटेलाइट डैश करके लिखिए दोस्तों, यह मानव निर्मित उपग्रह है। सैटेलाइट मानव निर्मित उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसकी सहायता से किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर मैं बोलते रहा, आप लोग नोट कर लीजिए। सैटेलाइट यह मानव निर्मित उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसकी सहायता से किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर डैश करके लिखिए दोस्तों, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। अब ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे बन जाए कि गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, स्पीडोमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांजिस्टर डैश करके लिखिए दोस्तों,
यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर मुक्त करता है। यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर मुक्त करता है। यह प्रसारण का साधन है। अगर आपका प्रश्न ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए, ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर मुक्त करता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिस्टर। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप डैश करके लिखिए दोस्तों। इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ठीक, अब अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए इस प्रकार, देखिए इसको एक बार इस प्रकार लिख लीजिए, टेलीस्कोप डैश करके मैंने लिखा है, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इस तरह आ जाए, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? टेलीस्कोप। क्लियर? भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और इसका व्याख्या सहित मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप लोग से निवेदन है कि जब भी मेरा वीडियो देखा करिए तो पेन कापी लेके बैठा करिए और जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूँ उसको आप अच्छे प्रकार से लिख लीजिए। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यकीनन आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हाँ, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखिए दोस्तों, भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है? यहाँ देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न बन रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे भी पूछ लेगा और अलग अलग भी पूछ सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, भौतिकी किस शब्द से बना है, तो इसका जवाब, इसका उत्तर हो दोस्तों, भौतिकी जो है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है भौतिकी? आपका जवाब क्या हो दोस्तों? ग्रीक शब्द से बना है। और देखिए इसमें क्या पूछा है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों वो है प्रकृति, यानी कि नेचर। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, भौतिकी ग्रीक शब्द से बना है और इसका अर्थ प्रकृति है। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर पढ़िए, भौतिकी किस शब्द से बना है, वह इसका क्या अर्थ है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, भौतिकी ग्रीक शब्द से बना है, वह इसका अर्थ प्रकृति यानी कि नेचर है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, प्रकृति व प्राकृतिक घटना का। तो आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। देखिए, भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन का आंसर बोलता हूं ताकि आप लोग लिख लीजिए। क्लियर? यहाँ देखिए दोस्तों, भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति व प्राकृतिक घटना का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को लिख लीजिए, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, मात्रक यानी कि यूनिट। ओके, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, मात्रक कहते हैं। तो आप इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप आंसर लिख लिया करिए, मैं बोल देता हूं अच्छे प्रकार से। ठीक, देखिए, मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? तो आप इसका आंसर लिखिए दोस्तों, मात्रक कहते हैं। और इस प्रकार पढ़िए, मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्लियर? आप यहाँ देखिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। और अगर यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका इस प्रश्न का नाम पूछ लिया जाए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और इनका नाम क्या है, तो आपको जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए स्क्रीन पे आपको तो क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैंने एक और बता दिया कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, उसका नाम क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? तो देखिए इसको हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या है। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर? यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है और वे कौन कौन से हैं? मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, इतना छोटा पूछेगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, 7 यानी कि 7। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए वे कौन कौन से हैं, तो इसका भी जवाब, इसका भी उत्तर लिख लीजिए दोस्तों। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, 5वां है ताप, 6वां है प्रकाश तीव्रता और 7वां है पदार्थ की मात्रा। क्लियर? तो इस प्रकार हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन को याद भी कर लीजिए।
देखिए दोस्तों, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा और प्रश्न इस प्रकार भी आएगा कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो जो आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है तो इसका आंसर है, लेकिन अगर व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं इसका आंसर दे दिया जाए कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रश्न का जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इसका आंसर दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन एक क्वेश्चन और लिख लीजिए कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो इसका जो जवाब, इसका जो उत्तर हो दोस्तों, इसको लिख लीजिए, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेग, त्वरण एवं बल आदि। क्लियर? देखिए प्रश्न को मैं पूर्णतया व्याख्या तो नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए ज़्यादा व्याख्या बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पूर्णतया साइंस टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जाइए और सारे वीडियो देखिए। यकीनन आपको जहाँ भी दिक्कत है उन सभी दिक्कतों का सलूशन मेरे वीडियो में मिलेगा। एक बार विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड करूँगा वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए मैसेज पहुँचता रहेगा। और ये सब तभी होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? सदिश राशि किसे कहते हैं? तो देखिए इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। सदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों, सदिश राशि किसे कहते हैं? व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज? इसका जवाब, इसका उत्तर दोस्तों, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि, ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि किसे कहते हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज? अदिश राशि किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, वह भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है उन्हें हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। एक बार फिर से लिख लीजिए इसका आंसर, वह भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवेश, विभव, विद्युत, धारा, आवृत्त विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक राशि की विमा क्या होती है? भौतिक राशि की विमा क्या होती है? आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों यानी कि पावर से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। क्लियर? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों को जिन घातों यानी कि पावर से उठाना पड़ता है वे घात ही उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। क्लियर? अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक क्रमशः कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल T से निरूपित किया जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? व्हाट इज द लाइट ईयर? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में कैपिटल L वर्ष में चली गई दूरी बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को पढ़ते रहा हूँ। प्रकाश वर्ष क्या है यानी कि व्हाट इज द लाइट ईयर? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, प्रकाश द्वारा निर्वात में कैपिटल L वर्ष में चली गई दूरी बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करता है या करने का प्रयास करता है बल कहलाता है। अच्छे प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ दोस्तों, व्हाट इज द फोर्स यानी कि बल किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु पर लगकर उसे विस्थापित करता है या करने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फोर्स कहलाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसे कहते हैं यानी कि व्हाट इज द इनर्शिया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, जब तक कोई बल आरोपित न हो तब तक अपनी विरामावस्था में रहने तथा वस्तुओं में अंतर्निहित गुण को जड़त्व कहा जाता है।
क्लियर? मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ आंसर, जड़त्व किसे कहते हैं, व्हाट इज द इनर्शिया? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, जब तक कोई बल आरोपित न हो तब तक अपनी विरामावस्था में रहने तथा वस्तुओं में अंतर्निहित गुणों को जड़त्व कहा जाता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 5 × 10⁹ ईयर्स पहले हुआ, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ। क्लियर? एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण लगभग 5 × 10⁹ वर्ष पहले हुआ। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सौर दिन किसे कहते हैं? सौर दिन किसे कहते हैं? व्हाट इज द सोलर डे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, पृथ्वी अपनी कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। एक बार फिर पढ़िए दोस्तों, सौर दिन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द सोलर डे? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमता है तो उसमें जो समय लगता है वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? सौर दिन कहलाता है। क्लियर? तो एक बार फिर पढ़ लीजिए, व्हाट इज द सोलर डे? सौर दिन किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक बार घूमने में जितना समय लेती है उसे सौर दिन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की आयु क्या है? प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की आयु क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, पृथ्वी की आयु लगभग 4 × 10⁹ वर्ष है, यानी कि 4 × 10⁹ ईयर्स है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और उसका आंसर भी। यहाँ देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आयु क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, पृथ्वी की आयु लगभग 4 × 10⁹ वर्ष है, यानी कि 4 × 10⁹ ईयर्स है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, कार्य किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे कार्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तभी कार्य हुआ माना जाता है, तो उसे हम लोग कार्य कहते हैं। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लंबाई राशि का मात्रक क्या है? लंबाई राशि का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा और एक्स्ट्रा एक और बताऊंगा जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लियर? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लंबाई राशि का मात्रक यानी कि यूनिट, जितने भी यूनिट रहेंगे वो एसआई पद्धति में बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्लियर? यहाँ देखिए, लंबाई राशि का मात्रक मीटर होता है। लिख लीजिए, लंबाई राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर। और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, लंबाई राशि का मात्रक मीटर होता है, लेकिन एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किस राशि का मात्रक मीटर है, किस राशि का मात्रक मीटर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, लंबाई। क्या हो दोस्तों? लंबाई। तो दोनों प्रकार से आप याद कर लीजिए, आखिर किस प्रकार पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप जो है पहले से पढ़ लीजिए, चाहे इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आपको आंसर आना चाहिए। लंबाई राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब होगा मीटर। और किस राशि का मात्रक मीटर है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, लंबाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है? द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, किलोग्राम। द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, किलोग्राम। और इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? केजी। क्लियर? तो यहाँ देखिए, द्रव्यमान राशि का मात्रक क्या है दोस्तों? किलोग्राम होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस राशि का मात्रक किलोग्राम है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, द्रव्यमान राशि। तो किस राशि का मात्रक किलोग्राम है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? द्रव्यमान राशि का। क्लियर? आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समय राशि का मात्रक क्या है? समय राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, सेकंड। समय राशि का मात्रक सेकंड होता है। क्लियर? लिख लीजिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, किस राशि का मात्रक सेकंड है? किस राशि का मात्रक सेकंड है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, समय राशि। क्या हो दोस्तों? समय राशि। तो सीधा उल्टा जैसे भी पूछे आपको उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? समय राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, सेकंड। बट ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक सेकंड है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों, समय राशि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक क्या है? कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, जूल। कार्य तथा ऊर्जा राशि का मात्रक जूल होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, किस राशि का मात्रक जूल होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, कार्य तथा ऊर्जा। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, विद्युत धारा राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, एम्पियर। विद्युत धारा राशि का मात्रक एम्पियर होता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको उत्तर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक एम्पियर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, विद्युत धारा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊष्मागतिक ताप राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों, केल्विन। ऊष्माताप राशि का मात्रक
केल्विन होता है, बट ऐसे पूछेगा क्वेश्चन तो इसका भी आंसर आना चाहिए। किस राशि का मात्रक केल्विन होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ऊष्मागतिक ताप राशि का। ठीक, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक क्या है? ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कैंडेला। क्लियर। ज्योत तीव्रता राशि का मात्रक कैंडेला होता है, बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब आना चाहिए किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ज्योति तीव्रता। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोण राशि का मात्रक क्या है? कोण राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों रेडियन। क्लियर। कोण राशि का मात्रक रेडियन होता है, बट ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब आना चाहिए दोस्तों किस राशि का मात्रक रेडियन होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कोण। किस राशि का मात्रक रेडियन होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कोण। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठोस कोण राशि का मात्रक क्या है? ठोस कोण राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों एक्स्टेरेडियन। ठोस कोण का मात्रक एक्स्टेरेडियन होता है, बट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक एक्स्टेरेडियन होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ठोस कोण। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बल राशि का मात्रक क्या है? बल राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन। बल राशि का मात्रक न्यूटन होता है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक न्यूटन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों बल राशि। क्लियर। तो जो मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन का, तो उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्षेत्रफल राशि का मात्रक क्या है? क्षेत्रफल राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वर्ग मीटर। क्या दोस्तों? वर्ग मीटर। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक वर्ग मीटर है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों क्षेत्रफल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन राशि का मात्रक। आयतन राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों घन मीटर। आयतन राशि का मात्रक घन मीटर होता है, बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए किस राशि का मात्रक घन मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों आयतन। किस राशि का मात्रक घन मीटर होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों आयतन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चाल राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड। चाल राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए दोस्तों किस राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है? इसको नोट कर लीजिए, किस राशि का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चाल राशि। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवृत्त राशि का मात्रक क्या है? आवृत्त राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों हर्ट्ज। आवृत्त राशि का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। क्लियर। या ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक हर्ट्ज होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों आवृत्त। क्लियर। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण राशि का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछे, इसको भी नोट कर लीजिए किस राशि का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों जड़त्व आघूर्ण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संवेग राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों किलोग्राम या फिर मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संवेग राशि का मात्रक या तो आप किलोग्राम बताएं या फिर मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में जो दिया रहेगा आप उसको टिक लगा दीजिए। अगर दोनों दिया रहे तो आप दोनों में लगा दीजिएगा। क्लियर। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किस राशि का मात्रक किलोग्राम होता है या मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों संवेग। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोणीय संवेग राशि का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों किलोग्राम या फिर इसको वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम है या फिर वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है किस राशि का मात्रक किलोग्राम होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कोणीय संवेग। या किस राशि का मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों कोणीय संवेग। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स दिया है, तो दोनों को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दाब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दाब राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पास्कल। दाब का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। दाब राशि का मात्रक पास्कल है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक पास्कल है? तो ये भी आना चाहिए। तो आपका जवाब होगा दोस्तों दाब राशि का। किस राशि का मात्रक पास्कल है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों दाब राशि का। और दाब राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पास्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति राशि का मात्रक क्या है? शक्ति राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वाट। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक वाट है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों शक्ति राशि का यूनिट वाट होता है। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। पृष्ठ तनाव राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का यूनिट्स जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे किस राशि का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्यानता राशि का मात्रक क्या होता है? श्यानता राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा किस राशि का मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों श्यानता राशि। क्लियर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कूलाम। क्या होगा दोस्तों? कूलाम। नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे प्रकार से बताता हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बोलता हूँ तो उसको भी नोट कर लिया करिएगा, ठीक। विद्युत आवेश राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों कूलाम। और ऐसे भी पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक कूलाम है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों विद्युत आवेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर राशि का मात्रक क्या है? विभवांतर राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ओल्ट। बट ऐसे पूछे किस राशि का मात्रक ओल्ट है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विभवांतर। तो दोनों प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध राशि का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ओम। विद्युत प्रतिरोध का यूनिट जो है ओम होगा। बट ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक ओम है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत प्रतिरोध। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों फैरेड। विद्युत धारिता का यूनिट्स फैरेड है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी आंसर आना चाहिए, किस राशि का मात्रक यूनिट फैरेड है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत धारिता। किस राशि का मात्रक फैरेड है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों विद्युत धारिता राशि का। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, प्रेरक राशि का मात्रक क्या है? प्रेरक राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों हेनरी। प्रेरक राशि का मात्रक हेनरी है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए दोस्तों, किस राशि का मात्रक हेनरी है? किस राशि का मात्रक हेनरी है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रेरक राशि। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों वेबर, ठीक। चुंबकीय फ्लक्स का राशि का मात्रक वेबर होता है। या फिर इसको आप ऐसे याद करिए, किस राशि का मात्रक वेबर होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ल्यूमेन। क्लियर। ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट्स होता है वो है ल्यूमेन। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए आप लोगों को, किस राशि का मात्रक ल्यूमेन होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स। किस राशि का मात्रक ल्यूमेन होगा? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों ज्योति फ्लक्स। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों ल्यूमेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त घनत्व। प्रदीप्त घनत्व राशि का मात्रक क्या है? प्रदीप्त घनत्व राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों लक्स। प्रदीप्त घनत्व का जो यूनिट्स है वो होता है दोस्तों लक्स। नोट कर लीजिएगा। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए, किस राशि का मात्रक लक्स है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रदीप्त घनत्व राशि का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश तरंग दैर्ध्य। प्रकाश तरंग दैर्ध्य राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों एंगस्ट्रॉम। प्रकाश तरंग दैर्ध्य राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे तो इसका भी जवाब आना चाहिए आप लोगों को, किस राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश तरंग दैर्ध्य। क्लियर। किस राशि का मात्रक एंगस्ट्रॉम है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश तरंग दैर्ध्य। प्रकाश तरंग दैर्ध्य। तो सीधा उल्टा जैसे पूछे तो आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवेग। आवेग राशि का मात्रक क्या होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों न्यूटन सेकेंड। क्या दोस्तों? न्यूटन सेकेंड। बट क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, किस राशि का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों आवेग राशि का। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, प्रकाशीय दूरी। प्रकाशीय दूरी राशि का मात्रक क्या है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाशीय दूरी का यूनिट्स प्रकाश वर्ष होता है। बट क्वेश्चन ऐसे पूछे, किस राशि का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों प्रकाशीय दूरी। क्लियर। चलिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे मित्रों में शेयर करिए।